हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आईएएस दरबार और इंडियन एक्सप्रेस के डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत लेट हो गया है बट कल से नहीं होगा। तो आज हम लोग इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी है। मैं आपको बता दूं कि आज इकोनॉमी के पेज पर काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूज़ गिवन हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैं उन न्यूज़ को कल ऐड कर दूंगी। अगर आपको टाइम मिले तो आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा या आप पढ़ चुके होंगे। हम लोग एडिटोरियल डिस्कस करेंगे आज। ओके, 19 अक्टूबर है और सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा गया है जो एडिटोरियल है उसी के बेसिस पर है। अफगानिस्तान डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। आपको इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। अफगानिस्तान इनमें से कौन से देश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता? तुर्कमेनिस्तान, ईरान, किर्गिस्तान या फिर पाकिस्तान। आंसर बताना है ABCD। आप वहां पर नाम लिख सकते हैं कंट्री का। और आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनल वे आउट। काफी अच्छा आर्टिकल है। दोनों आर्टिकल आज हमारा IR पर ही होगा। एज यू नो कि आज ट्यूसडे है। सी राजा मोहन साहब का आर्टिकल आया होगा IR पर। बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल लिखते हैं वो। तो पहले हम लोग रीजनल वे आउट को डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस में कहाँ पर है ये? GS पेपर 2 IR यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस में आ जाएगा। Here we'll discuss about इंडिया एंड अफगानिस्तान रिलेशन, है ना। उसमें भी क्या क्या डेवलपमेंट्स आ रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ये अफगानिस्तान का पूरा मैप है अगर आप ध्यान से देखें इसको। और ये जो आप रेड से देख रहे हैं ये डूरंड लाइन है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार डूरंड लाइन के ऊपर भी कि डूरंड लाइन कहाँ पर है। तो आपको अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में भी डूरंड लाइन है, बट ओवरऑल आप देखेंगे तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये बाउंड्री कंप्लीट करता है। ठीक है। अब अफगानिस्तान कौन कौन से कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, राइट। तो आपको इसको याद रखना है। और इधर अरेबियन सी है, लेकिन ईरान जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का बॉर्डर अरेबियन सी में नहीं आता। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। मैप के हिसाब से इतनी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। आइए अब आर्टिकल पर चलते हैं। आर्टिकल में इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात किया गया है कि अफगानिस्तान को लेकर के या वहाँ पे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स अभी हुए हैं हाल ही में, एज यू नो कि तालिबान ने जैसे वहाँ पर अपना गवर्नमेंट बनाया है काबुल में, दैट इज अफगानिस्तान। तो उसको लेकर के इंडिया के क्या कदम अब उठाए जा रहे हैं इंडिया की तरफ से और इंडिया का क्या रुख रहा है अभी तक, राइट। तो दिल्ली ने अभी हाल ही में इनवाइट किया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को, यानी NSA। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट किसी भी देश का और इसको बहुत ही एक क्रिटिकल स्टेप भी माना जा रहा है, इंपॉर्टेंट स्टेप भी साबित हो सकता है। तो दिल्ली ने इनवाइट किया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स। कहाँ कहाँ के? तो अपने आसपास के रीजन्स में जो देश हैं वहां से, ठीक है। और इस तरीके से कहीं ना कहीं एक जो चैलेंज अभी अफगानिस्तान के सामने में है या फिर इवन ऑल ओवर जो पूरा ये रीजन है यहाँ पे अफगानिस्तान के आसपास का, जब US की फोर्स ने विथड्रॉ किया अफगानिस्तान से और उसके बाद वहां पर तालिबान का रिटर्न हो जाना, तालिबान का एक बार फिर से पावर में आ जाना, उसने जिस तरीके के चैलेंजेस क्रिएट किए हैं आज कहीं ना कहीं भारत के सामने, अफगानिस्तान के सामने, वहाँ के लोगों के सामने और इवन आप कह सकते हैं कि समहाउ पूरे वर्ल्ड के सामने, तो उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है। अब इसी पर बातचीत करने के लिए एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया ने इनवाइट तो किया है। अब इसमें जो अफगानिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज हैं जैसे कि पाकिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना और रशिया, तो मुद्दा ये है कि इनमें से कौन कौन से देश इसमें शामिल होंगे या शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान ने बहुत ही क्लियर कर दिया है कि जो कि अफगानिस्तान के साथ नॉर्दर्न बॉर्डर शेयर करता है तुर्कमेनिस्तान, उन्होंने स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी की पॉलिसी को अपनाया है। याद रखिएगा, स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि वो किसी भी ऐसे गैदरिंग में, जो डिप्लोमेटिक गैदरिंग है जहां पर अफगानिस्तान के इशू को डिस्कस किया जा रहा हो, वहां पर वो शामिल नहीं होंगे। दैट इज द स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी। तो ये तो तुर्कमेनिस्तान ने अपना क्लियर कर दिया है। बट व्हाट अबाउट अदर्स, जो अदर कंट्रीज हैं, इसमें नजर लोगों की किस पे रहने वाली है? ऑफ कोर्स पाकिस्तान के पार्टिसिपेशन पर रहने वाली है। नवंबर के फर्स्ट हाफ में ये मीटिंग होने का प्लान है। अब उस मीटिंग में कौन कौन से देश शामिल होते हैं, कौन कौन से देश से जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं वो शामिल होते हैं, ये अपने आप में एक
कहीं ना कहीं चैलेंज हम मान सकते हैं। और ये जो स्टेप उठाया गया है, हालांकि ये एक प्रोमिनेंट स्टेप कहा जा सकता है। अफगानिस्तान और उससे जुड़े हुए जो भी अभी पॉलिसीज़ हैं या जो रीजनल एजेंडा बनाना है उसको लेकर के एक कैसे कोऑपरेशन दिखाया जाए आपस में, उसको इंडिया ने शो किया है। अभी ऐसा नहीं है कि इंडिया बिल्कुल चुपचाप है और तालिबान के मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोल रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इस बात को शो कर रहा है। सो तालिबान गेन ग्राउंड इन अफगानिस्तान बाय late 2000 and thanks to the sanctuary and support from पाकिस्तान। तो जो वहाँ पर अफगानिस्तान में जो सिचुएशन अभी क्रिएट हुई है उसको हम लोग बहुत ही डिटेल में देख पा रहे हैं कि वहाँ पर किस तरीके सारे कानूनों को बदल दिया गया है तालिबान के द्वारा। तालिबान की जो गवर्नमेंट वहाँ पर है वो कहीं ना कहीं लिबरलिज्म जो है उससे दूर जा रही है। जो वहाँ पे लिबरल पॉलिसीज़ थे उसको वो चेंज कर रही है दूसरी पॉलिसीज़ से। और अभी जिस तरीके का क्राइसिस वहाँ पर इमर्ज हुआ है अफगानिस्तान में, उसको कैसे काउंटर किया जाएगा ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये जो क्राइसिस है ये और ज़्यादा डीपन ना हो और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, इसको लेकर के इंडिया ने एक सपोर्टिव स्टेप उठाने का फैसला किया है। एंड द इनिशिएटिव ऑल्सो ओपन द डोर फॉर द कंसिडरेशन ऑन द रीजनल सिक्योरिटी इशूज़। अब जैसे पाकिस्तान के साथ जो हमारे इश्यूज़ हैं या अफगानिस्तान के कुछ इश्यूज़ हैं उसको भी शॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो ये जो इनिशिएटिव भारत ने उठाया है वो इन चीज़ों को भी क्लियर आउट करता है। इंडिया आउट ऑफ अफगानिस्तान हैज़ बीन अ मेजर ऑब्जेक्टिव फॉर द पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट। तो देखिए किसी भी तरीके से कोई भी जो चीज़ें भी हो रही हैं अफगानिस्तान में उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट इंडिया तक पहुंच सकता है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं। दूसरा 2019 वाला जो इशू है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टर को चेंज किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, उसको लेकर के जो पाकिस्तान के साथ अभी तक इश्यूज चल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो सकता है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज इस पर बात की जा सकती है इन एनएसए की मीटिंग में, बट पॉइंट ये है कि कौन कौन इस मीटिंग में शामिल होता है ये अपने आप में एक चैलेंज होगा भारत के लिए। अगला आर्टिकल देखते हैं, ये भी आपके आईआर पर है। आईआरएस अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशंस, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं न्यू क्वाड की। क्वाड क्या है, मैंने कई बार डिस्कशन किया है पिछले न्यूज़पेपर डिस्कशंस में। क्वाड इज अ क्वाड्रिलेटरल ग्रुप, 4 देशों का ग्रुप है। और ये 4 देश कौन कौन है, हम लोग क्वाड की बात कर रहे हैं ना कि न्यू क्वाड की। तो जो ओल्ड क्वाड यानी जो भी क्वाड एग्जिस्ट करता है उसमें कौन कौन है, ऑफ कोर्स यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, राइट। ये 4 देश हैं जो कि क्वाड का हिस्सा हैं। अब यहाँ पे जो आर्टिकल सी राजा मोहन साहब का उसमें वो किस नए क्वाड की बात कर रहे हैं जो कि वेस्ट एशिया में इमर्ज हो सकता है। तो ये जो नया क्वाड है ये है इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस, ठीक है। इंडिया, इजराइल, यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूनाइटेड स्टेट, इन 4 देशों का एक क्वाड डेवलप हो सकता है मिडिल ईस्ट में, ऐसा सी राजा मोहन साहब ने इस एंगल से इस पूरे आर्टिकल को लिखा है। और उनका कहना है कि अभी जिस तरीके से सुब्रमण्यम जयशंकर जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि लास्ट वीक उन्होंने इजराइल में विजिट किया, उसके बाद उनके अलग अलग स्टेप्स वेस्ट एशिया में अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए रहे हैं। तो उससे ऐसा लगता है कि इंडिया एक नया एस्टैब्लिशमेंट कर सकता है। इनका जो एक डिप्लोमेटिक रिलेशन है, ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल सिंगल बायस्ड हैं अभी इजराइल की तरफ, बल्कि ये एक बहुत ही कॉमन प्लेटफॉर्म लेकर के चलना चाहते हैं। इंडिया की बात कर रहे हैं जहाँ पे यूएई भी होगा, इजराइल भी होगा और यूनाइटेड स्टेट भी होंगे, और ये सब मिलकर के एक नया ग्रुपिंग बना सकते हैं। बायलैटरल रिलेशंस के अलावा ये मल्टीलैटरल की तरफ जा रहे हैं। जो रीजनल पॉलिटिक्स है इनका उसको और ज़्यादा इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहा है भारत, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। तो इसमें जो आइडिया है इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड का, जो कि इंडिया और यूएई के बीच में है, इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड, यूएई एंड इजराइल वाज द फर्स्ट सजेस्टेड बाय मोहम्मद सोलेमन। मोहम्मद सोलेमन एक इजिप्टियन स्कॉलर है जिन्होंने ये कहा था कि एक इंडो अब्राहमिक अकॉर्ड के अकॉर्डिंग इंडिया, यूएई और इजराइल के बीच में एक ऐसा अकॉर्ड हो सकता है। और उसमें उन्होंने इस बारे में बात की थी कि भारत कैसे अपने रिलेशन को जो अरेबियन कंट्रीज़ हैं और जो इजराइल या यूएस है उनके साथ बेहतर बना सकता है। और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है
जिसका कि भारत को पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और इससे अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो इसी तरफ जा रहे हैं। One of the important gain of India's recent foreign policy was in simultaneous expansion of Delhi's cooperation with Israel and Arab world. तो अभी जिस तरीके से भारत या हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब के विजिट हो रहे हैं लगातार, मिडिल ईस्ट से भी बहुत अच्छे संबंध हो गए हैं भारत के, इजराइल में भी लगातार अपने प्रेजेंस को बनाए हुए हैं इंडिया। तो इससे लग रहा है कि जो हमारा एक्सपेंशन है वो लगातार बढ़ रहा है और इसी को ये न्यू क्वाड का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया इन यूएस के रिलेशन में भी काफ़ी अच्छा बदलाव आया है, काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। ऐसा नहीं है कि जो पहले सिस्टम था उससे अब भारत और यूएस का रिलेशन काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अगर आप इंडो पैसिफिक में भी देखते हैं जहाँ पे आपको चाइना के काउंटर बैलेंस की बात होती है, तो वहाँ भी हम इंडिया और यूएस को एक साथ देख पाते हैं, राइट। तो उधर चाइना को काउंटर बैलेंस करने की बात हो या फिर वेस्ट एशिया में इंडिया के प्रेजेंस को एक्सपैंड करने की बात हो, लगातार यूएस के साथ इंडिया का रिलेशन अच्छा देखा जा सकता है। और अभी कई सारे ऐसे पॉलिटिकल टैबोज हैं जिसको कि खत्म किया जा रहा है कि भाई भारत तो एक ही देश के साथ बायलैटरल रिलेशन बनाएगा या फिर भारत सिर्फ इजराइल की तरफ देखेगा और अरेबियन कंट्रीज की तरफ ध्यान नहीं देगा। इन टैबूज को भी भारत ने काफ़ी अच्छे से ख़त्म किया है और आगे ऐसा लगता है कि जो लोकल पार्टनरशिप है वो चीज़ों को, रीजनल जो बॉन्डिंग है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है, राइट। तो अब ये बताते हैं व्हाट इज़ द काइंड ऑफ एजेंडा दैट दिस ग्रुप कैन डेवलप। अब कैसा एजेंडा हो जिसमें कि आप जैसे ईस्टर्न क्वाड है आपका, जहाँ पे 4 देश ऑलरेडी हैं, भारत, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, वैसे ही आप एक मिडिल ईस्ट में भी क्वाड डेवलप कर सकते हैं। क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, क्या एजेंडा होना चाहिए, उसके लिए बात करते हैं कि यहाँ पे अब्राहमिक अकॉर्ड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है और जो कोऑपरेशन का फील्ड है वो डिफरेंट हो सकते हैं। भारत और यूएई के बीच में कई सारे कॉमन ग्राउंड्स हैं। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने कुछ इश्यूज़ को उठाया है कि जो मेडिटेरेनियन है वहाँ पर नेचुरल गैस का ऑब्वियसली उनकी डिस्कवरी हुई है, भंडार है। दूसरा, यूएई, कतर और सऊदी अरबिया के बीच में भी जो उनका रोल है गल्फ कंट्रीज में वो लगातार बढ़ रहा है, वहाँ की जियोपॉलिटिक्स अलग हो रही है। ऑन द अदर हैंड अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया और जो ये देश हैं, अरेबियन कंट्रीज़ हैं, उनमें कई सारे कॉमन ग्राउंड्स हैं जहाँ पर ये लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे कि यूएई और इजराइल के साथ कोलैबोरेशन सिर्फ ट्रेड के बेसिस पर ही नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर्स को डिज़ाइन करना, फैब्रिकेशन का काम, स्पेस टेक्नोलॉजी, जैसे आपको पता है कि यूएई भी अभी काफ़ी स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम। किसी को याद है क्या यूएई के द्वारा जो भेजा गया है अभी मिशन, उसका नाम क्या था? यूएई का एक मिशन अभी लॉन्च हुआ था, क्या किसी को याद है? अगर याद ना हो तो बता दूं, होप मिशन था यूएई का, राइट, होप मिशन। तो स्पेस की फील्ड में भी यूएई बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये सारे ऐसे कॉमन फील्ड हैं जहाँ पर इंडिया, यूएई और इजराइल एक साथ अच्छा काम कर सकते हैं और यूएस को मिला दिया जाए तो एक न्यू क्वाड जो है वो इमर्ज हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर कल स्टार्ट करते हैं। कल ऑब्वियसली मैं मॉर्निंग में इस पूरे डिस्कशन को लाने की कोशिश करूंगी और पूरे न्यूज़ के साथ जो भी आपके सजेशंस हैं ऑफ कोर्स आप वो मुझे दे सकते हैं। आज का जो सवाल आपसे पूछा गया है शुरुआत में उसका आंसर ज़रूर कीजिए। तो थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।